अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी उसके साथ समंदर नहीं लगता, कोई बंदरगाह नहीं है, और अफगानिस्तान दुनिया के साथ जो तिजारत करता है बेशतर वो पाकिस्तान के रास्ते से करता है। लेकिन जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, माजी में और अभी भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उसका गलत इस्तेमाल भी होता रहा है। जो पाकिस्तान में बेशतर स्मगलिंग होती है वो इसी रूट के ज़रिए होती है, और इस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ इक़दाम किए। उसमें एक जो अहम स्टेप था कि जो भी कंटेनर अफ़गानिस्तान के लिए आता है कराची पोर्ट के ऊपर, उसकी ट्रैकिंग की जाती थी सैटेलाइट के ज़रिए, ताकि वो जो गुड्स हैं, जो भी चीज़ें अफ़गानिस्तान के लिए आ रही हैं, कहीं पाकिस्तान में डंप ना हो। लेकिन FBR ने इस हफ्ते एक हैरान कुन फैसला किया है, और शहबाज वो फैसला ये है कि अब्रप्टली ये जो सैटेलाइट के जो अफ़गानिस्तान कंटेनर्स जाते थे कराची पोर्ट से, उनकी जो सर्विलेंस है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और हालांकि होना तो यही है कि दुनिया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, कम से कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की तरफ बढ़ रही है, ताकि उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सके। तो हम पीछे क्यों जा रहे हैं? कामरान, ये वाला जो केस है ये एक एग्जांपल है FBR की इनकॉम्पिटेंसी की। एक साइड पे तो आपको पता है कि FBR का बड़ा अच्छा काम था, जिसको हमने भी अप्रिशिएट किया, और प्राइम मिनिस्टर खुद भी इसी हफ्ते कराची गए। वो था एक फेसलेस इन्होंने असेसमेंट सिस्टम शुरू किया है कि जो इम्पोर्ट की हो रही हैं चीज़ें और पोर्ट के ऊपर आ रही हैं, वहाँ पे बजाय कि जो इम्पोर्टर है या उसका डीलर है, एजेंट है, उससे कोई रब्ता हो, एक उन्होंने बिल्कुल एक सेंट्रलाइज रूम बना के एक डिजिटाइज्ड सिस्टम करके चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करना शुरू किया। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स एक ऐसा फैसला सामने आया जिससे लगता है कि अगर कोई अच्छा काम हो भी रहा है तो वो मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर हो रहा है, वो एज आ कोई एक कॉम्प्रीहेंसिव एक पॉलिसी के तहत नहीं हो रहा। ये जो मामला ये इंतहाई संजीदा मामला है, और आपको याद होगा 2007 से 2010 के दरमियान एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल सामने आया था, जिसको बोलते हैं कि नेटो कंटेनर्स स्कैंडल। उसमें तकरीबन 28,000 कंटेनर जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थे जो पाकिस्तान आए और वो अफगानिस्तान नहीं पहुंचे, उसको कहा जाता है कि वो कंटेनर मिस हो गए। मैं भी प्रोग्राम करने से पहले वो रिकॉर्ड देख रहा था, सर्च कर रहा था, तो एक मुझे उस वक्त के जो चेयरमैन FBR थे सलमान सदीकी साहब, उनकी एक जो स्टेटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि वो स्कैंडल इतना बढ़ गया, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी कि 28,000 कंटेनर्स मिस हुए थे, और उस वक्त जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू लॉस हुआ था पाकिस्तान का वो 55 अरब रुपए हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने काम ये किया कि एक सेफ ट्रांजिट एक इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया सेफ ट्रांजिट एनवायरनमेंट के नाम से, और उस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने एक पाकिस्तानी कंपनी को ठेका दिया। उस कंपनी का काम यह था कि जो ट्रांजिट के जो कंटेनर्स कराची पोर्ट से या कराची से निकलेंगे अफगानिस्तान जाएंगे, उसकी वो सैटेलाइट मॉनिटरिंग करेंगे। ये ठेका गालिबन 2013 में दिया गया था। ये चलता रहा 31 दिसंबर 2024 तक, पिछले महीने के आखिर तक। और दो तरीके से वो जो कंटेनर्स थे उनकी वो जो मूवमेंट थी उसको वो मॉनिटर कर रहे थे। इसके बावजूद आपको पता है लैप्सेस हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो होता ये था कि ये इस प्रोजेक्ट के बाद कंटेनर जो था वो बॉर्डर के बाहर जाता था, और फिर जो स्मगलिंग होती थी वो वापस आती थी, वो मुख्तलिफ तरीकों से, रास्ते में भी हो सकता कुछ हो, लेकिन एक बाय एंड लार्ज एक सेफ एनवायरनमेंट एक प्रोवाइड कर दिया गया। दो तरीके थे कामरान इसको मॉनिटर करने के। एक इन्होंने इंस्टॉल किया प्राइम मूवर डिवाइस PMD, ये गाड़ी के ऊपर लगा। जिस तरह आपकी एक गाड़ी है उसको ट्रैक किया जाता है वो PMD के जरिए किया जाता है। और जो एक और जो चीज़ है जो एक्चुअल आपको उसकी विजिबिलिटी देती थी और मूवमेंट का बताती थी, वो थी एक CSD कंटेनर सर्विलेंस डिवाइस। वो जो था वो कंटेनर का जो डोर होता है उस पर लगता था। तो ये कंपनी ये काम कर रही थी। 25 अक्टूबर को इस कंपनी को नोटिस दिया गया कि हम आपका जो ठेका है, आपका जो लाइसेंस है, बेसिकली लाइसेंस मिला था उनको, वो 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म कर देंगे। आइडिया यहाँ पे ये था कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक FBR इसके एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ले आएगा। FBR ने वो क्यों उसका ठेका ख़त्म किया, उसका लाइसेंस क्यों कैंसिल किया, उसकी अपनी वजूहात है FBR की, लेकिन चूंकि FBR की यूजुअल इनएफिशिएंसी होती है, ये 31 दिसंबर तक एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं ला सके। और इन्होंने एक 27 दिसंबर को एक लाइसेंसिंग कमेटी की मीटिंग कॉल करके इन्होंने इमरजेंसी में इंटरम अरेंजमेंट में इन्होंने 4 कंपनियों को उसका अथोराइज किया कि आप इसकी जो है वो कंटेनर्स की
जो आप मूवमेंट है उसको आप ट्रैक करेंगे और जिसके अगेंस्ट उनको एक फी मिलेगी। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है और मजे की बात ये कि सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर है, एफबीआर की स्टेटमेंट भी ऑन द रिकॉर्ड है कि ये जो कंपनियां जो सिलेक्ट की गई कब की 2021 की एक उस वक्त एक टेक्निकल एवेल्युएशन हुई थी, उसकी बेस पे इन्होंने इनको सिलेक्ट किया दोबारा, और बावजूद इसके उन कंपनियों ने इन राइटिंग इनको दिया कि उनका कंटेनर का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कंटेनर ट्रैकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनका, और उनके पास कोई डिवाइस नहीं है। तो अब एफबीआर तो ये कह रहा है कि हमने ये इंटरम अरेंजमेंट में ये काम किया। मैं अभी वन बाय वो चीज़ों से भी गो थ्रू होता हूँ, तो ये उन्होंने कहा जी अभी हमने इसका एक इश्तेहार दे दिया अखबार में, तो होपफुली 3 महीने में वो चीज़ें इन प्लेस हो जाएंगे और फिर दोबारा जो है उसकी जो ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो मुतबादिल वो निज़ाम लाना चाह रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि क्योंकि 2013 में आप कह रहे हैं गालिबन इसको ठेका दिया गया था कंपनी को ये लाइसेंस कि वो ट्रैक करे, जो मुतबादिल निज़ाम है एफबीआर के माइंड में इससे बेहतर ही होगा ना कि अगर उसमें अगर कोई लैप्सेस हो रहे थे, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि अगर 2013 के बाद भी हमने देखा कि 2 साल पहले भी हमारे अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात खराब हुए, तो एक वजह यही बताई गई कि बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, जो हमने अपनी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और उसमें देखा कि वो गुड्स जिसकी डिमांड अफगानिस्तान में नहीं है और वो एकदम से वहाँ पर उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, उनकी इंपोर्ट इतनी डिमांड भी नहीं है, और वो यही था कि वो पाकिस्तान स्मगल हो रही थी तमाम चीज़ें। तो क्या जो एफबीआर को आइडिया है आपको कि वो चलें, ये तो इंटरम अरेंजमेंट है, कि आखिर उन्होंने जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसको डिसकंटिन्यू क्यों किया? क्या उनके माइंड में उससे कोई बेहतर निज़ाम है या ये इट्स जस्ट कि एक रिएक्टिव डिसीजन था या कोई और प्रॉब्लम है? ये एक रिएक्टिव डिसीजन में गए हैं। जहां तक आपने बात की स्मगलिंग की, स्मगलिंग पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है। 2 तरीके से स्मगलिंग हो रही है। ज्यादातर सामान ऐसा था जो कार्गो वाला था, ट्रांजिट कार्गो वाला, जो अफगानिस्तान बाउंड था, वो बाहर जाता है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान से निकल जाता है, बॉर्डर क्रॉस करता है, फिर वहां से एक डिफरेंट मीन्स के जरिए वो वापस आता है। अच्छा, इसमें इनके मैंने भी अपनी खबर के अंदर यही लिखा कल कि होना तो यही चाहिए था कम से कम जो आपका एक निज़ाम पहले है उसके बराबर या उससे बहुत बेहतर आप निज़ाम ले। तो अभी एफबीआर कह रहा है कि हम उससे बेहतर लाएंगे तो तब की बात है। कामरान, किस तरीके से ये काम होते हैं, बल्कि ये मैं जो उसके जो मिनट्स है ना जिसमें ये फैसला हो इन कंपनियों को देने का, वो बाद में पढ़ता हूँ, किन को ठेका दिया गया वो पहले बता देते हैं। नाज़रीन, ये जो भी स्टेटमेंट है ये डायरेक्टर जनरल जो है ट्रांजिट ट्रेड के एफबीआर के मोहसिन रफीक साहब, उनका ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट। हमने एक पूरा उनको 6 सवाल भेजे थे एफबीआर को, जिसके जवाब जो कंसर्न उनके ऑफिसर थे जो इसको डील करते हैं, मोहसिन रफीक डीजी हैं ट्रांजिट ट्रेड के, उनकी तरफ से जवाब है। मैंने उनसे पूछा कि आप जरा कंफर्म करेंगे कि आपने किन कंपनियों को ठेका दिया और क्या तरीकेकार अपनाया गया। उनका जवाब ये था कि हमने जो अभी लाइसेंस दिया और ये आरजी है, क्योंकि इन्होंने एक इश्तहार दिया हुआ है, आरजी कितने महीने चलता है वो बाद की बात है। उन्होंने कहा जी कि मैसेज अस्करी इंश्योरेंस, एनएलसी स्मार्ट सॉल्यूशंस, मैसेज वी ट्रैकिंग एंड मैसेज फाल्कन 1 वर ऑथोराइज्ड रिगार्डिंग ट्रैकिंग ऑफ द कार्गो बाय द लाइसेंसिंग कमेटी। एफबीआर ने 4 कंपनियों को बकौल मोहसिन रफीक साहब के ऑथोराइज कर दिया है ट्रैकिंग के लिए, अस्करी इंश्योरेंस, एनएलसी स्मार्ट सॉल्यूशंस, वी ट्रैकिंग और फाल्कन 1। अच्छा, अब अगला मेरा सवाल यह था इनकी कि क्या, जैसा भी मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से ट्रैकिंग होती है। एक गाड़ी में डिवाइस लगता है, जो गाड़ी में डिवाइस लगता है वो इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो कंटेनर को सही वो मॉनिटर करे, वो गाड़ी की मूवमेंट का बता रहा है आपको। कंटेनर की जो सील होती है दरवाजे के ऊपर जो लगती है, वो चेक होके कि ये सामान हमने पैक कर दिया है, फिर वो आगे जाके चेक होते हैं, उसके लिए फिर इन्होंने एक और एक पूरा एक मैकेनिज्म होता है, फिर इन्होंने एक CSD कंटेनर सर्वेलेंस डिवाइस एक सेपरेट लगता है। अब इन्होंने, मैंने जब इनसे ये पूछा, मेरा सवाल मोहसिन रफीक साहब से, ये एफबीआर से ये था कि हैज एफबीआर डिसकंटिन्यूड द रिक्वायरमेंट ऑफ द CSD फॉर द न्यू कंपनीज। उन्होंने कहा जी कि हमने रिक्वायरमेंट डिसकंटिन्यू नहीं की, लेकिन जो नहीं की का मतलब ये कि अगला जो ठेका हो रहा है उसके लिए। लेकिन ये जरा गौर से सुनिएगा, ये ऑफिशियल जवाब है एफबीआर का, नो कंपनी हैज एक्सपर्टीज इन कंटेनर ट्रैकिंग। गौर से दोबारा सुनिएगा, नो कंपनी has expertise in container tracking and only Messrs TPL, वो कंपनी जिसका ठेका कैंसिल किया गया, only Messrs TPL was doing container tracking in market. Moreover, अब ये एफबीआर आगे क्या कह रहा है, CSD is an expensive device which is not available with any company other than TPL। ये नाज़रीन पाकिस्तान का निज़ाम है।
खुद एफबीआर मान रहा है कि किसी कंपनी का कोई तजर्बा नहीं है कंटेनर ट्रैकिंग में, और खुद एफबीआर मान रहा है कि ये बहुत ही महंगा डिवाइस है कंटेनर के ऊपर जो लगता है, और ये सिर्फ टीपीएल ट्रैकर के पास है जिसका हमने ठेका कैंसिल कर दिया। क्यों किया वो भी बताते हैं। उससे पहले एक और मिनट जो है जहां से ये फैसला हुआ इनको ये ठेका देने का या इनको लाइसेंस देने का, ये 27 दिसंबर को एक मीटिंग होती है, बल्कि ये मीटिंग 31 दिसंबर के ये मिनट्स इशू और 27 दिसंबर की ये मीटिंग थी। उसमें फैसला क्या होता है कि 31/12/2024 की मीटिंग है, जिसमें जो अस्करी इंश्योरेंस की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी उसको ऑपरेशन देने के लिए, उसके हवाले से जब ये डिस्कशन होती है तो उस पर उन्होंने पूछा कि आपका तजर्बा है, कंपनी से पूछा गया और उसका जो जवाब है वो मैं पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग द मीटिंग डेटेड 31/12/2024, अभी आपको पता है कि 10 दिन पहले की बात है ये, meeting of the licensing committee, the representative of the Mrs. Askari General Insurance Company appeared and showed willingness to provide services during the interim period. उन्होंने कहा जी हम आपको जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। उनसे जब कमेटी ने पूछा कि क्या आपके पास पीएमडी जो गाड़ी को ट्रैक करता है डिवाइस, और सीएसडी जो कंटेनर को डिवाइस जो ट्रैक करता है, क्या आपके पास वो है, आप इसको लगा सकते हैं? उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये दोनों है। तो जब कमेटी ने ये लिखा हुआ मिनट्स के अंदर, जब कमेटी ने पूछा कि आप हमें लिख के दे सकते हैं जो बात आप कह रहे हैं, तो आगे से जवाब ये आता है कि जी द कंपनी showed readiness where they informed that they only have PMD readily available. उन्होंने कहा सिर्फ हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है वो PMD है, हमारे पास कंटेनर ट्रैक करने का कोई जो है डिवाइस नहीं है। और इसके बावजूद कमेटी ने फैसला किया कि ये जो कंपनीज हैं इनको एक 4 साल पुरानी जो सिलेक्शन हुई थी उसकी बेस के ऊपर उनका जी आप अपना जो कंट्रोल रूम है वो एफबीआर हाउस में, जो कस्टम हाउस है कराची में, वहां पे एस्टेब्लिश करें और काम शुरू कर दो। इट्स क्लासिक केस ऑफ, मेरे ख्याल में इनकॉम्पिटेंस से ज्यादा भी मुझे लगता है कि आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान में ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ये कोई सस्ता कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, बेशक आर्जी भी है, लुक्रेटिव होते हैं, और इसमें कमीशन किकबैक्स मतलब साइड पे भी नहीं जाते नहीं है। बट आई थिंक एक क्वेश्चन जरूर जब इस तरह के जब आप फैसले करते हैं कि जब आप खुद कंट्रडिक्शन है कि एक अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है हम एक्सपर्ट नहीं है, जब खुद एफबीआर मिनट्स में ये चीज मौजूद है कि जो चीज आपको डिवाइस रिक्वायर्ड है वो है ही नहीं, और उसके बावजूद ये ऐसा ही है ना कि एक इंसान अगर क्वालिफाई करता ही नहीं है किसी जॉब के लिए, आप उसके बावजूद उसको जॉब दे देते हैं, या तो आप बहुत दर्द दिल रखने वाले इंसान है, अगला इंसान का कसूर नहीं है, वो अगला इंसान बहुत ज्यादा मजबूर है, या जो बंदा नौकरी लेने आया है या ठेका लेने आया है वो इतना असर रखने वाला है कि जो जिसने ठेका देना है बेचारा उसके इख्तियार में कुछ है ही नहीं, और उसने ये फैसला करना ही था इर्रिस्पेक्टिव के उसकी क्या। मैं इसमें इन चारों कंपनियों को ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक है, और ये नाम चारों खुद हमें एफबीआई ने देख, हमने इनको इंटरम में दे दिया। ये जो ठेका उनको दे रहा है, लाइसेंस दे रहा है, इंटरम के लिए दे रहा है, चाहे 1 दिन के लिए दे रहा है, 1 माह के लिए दे रहा है ना, रिस्क के ऊपर कोई चीज डाल दी ना उन्होंने। आपने एक सवाल पूछा था इनका टीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों उन्होंने कैंसिल किया, तो उन्होंने कहा जी कि जो टीपीएल की जो परफॉर्मेंस है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, इनका सिस्टम हैक हो गया, और सिस्टम हैक होने के बाद इनका जो आईटी सिस्टम जब रिस्टोर हुआ तो उस तरीके से इफेक्टिव नहीं था। दूसरा उन्होंने कहा जी, एफबीआर ने कहा इन राइटिंग कि जो उनके ओवरऑल उनकी जो सैटेलाइट ट्रैकिंग उस तरीके से वो इफेक्टिव नहीं थी, और बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स आए, तो हमने उनको अक्टूबर में उनको बता दिया था कि हम आपका 31 दिसंबर तक आपको फारिग कर देंगे। मैंने कंपनी से पूछा भाई आपके ऊपर ये एलिगेशन है, तो कंपनी ने कहा जी कि हमारा गालिबन 12 जून से लेकर 19 जून तक 2000 इसी साल उन्होंने कहा जी सिर्फ 2024 में उन्होंने कहा जी कि हमारा ये बिल्कुल हैक हुआ, और 19 जून को हमने उसको रिस्टोर कर दिया। मैंने कहा जी आपका जो एक एलिगेशन ये है कि आप फुल सैटेलाइट ट्रैकिंग नहीं होती थी, कुछ जगह पे आपकी प्रॉब्लम्स आए हैं। उन्होंने कहा जी कुछ हमारे जो डिवाइसेस थे वो आउटडेटेड हुए, और हमने एफबीआर से कहा कि इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, आप हमारी फी बढ़ाएं। एफबीआर ने फीस नहीं बढ़ाई। अब एक और जो लास्ट चीज इसके अंदर कामरान, जब मैंने उनसे पूछा एफबीआर से, तो हमारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है आज, कि अब जब आपने सीएसडी लगाया नहीं, और इससे तो स्मगलिंग बढ़ जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर का भी और मिलिट्री लीडरशिप का ये रिजॉल्व है कि हमने स्मगलिंग रोकनी है। उन्होंने कहा जी हमने बड़े इकदाम किए हैं, ये सुनने वाला जवाब है। उन्होंने कहा मल्टीपल स्टेप्स आर बीइंग टेकन ड्यूरिंग द इंटरिम टाइम टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो टिल द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीएसडी, जब तक मिलेगा। काम क्या किया इन्होंने? उन्होंने कहा जी कि हमने गाड़ियों पे लगा दिए पीएमडीज। भाई जो गाड़ी पे पीएमडी है वो सीएसडी की रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा काम उन्होंने ये कहा कि जो कार्गोज हैं उनको हम कॉन्वॉयज में मूव करवा रहे हैं,
सुनिएगा जरा, इकट्ठा करते हैं उनको, फिर एक कॉन्वॉय में चलाते हैं कि कहीं पिलफरेज ना हो। हंसी तो आपको तो नहीं आ रही ना। ये एफबीआर का जवाब है मोहसिन रफीक साहब का। उन्होंने कहा मूवमेंट ऑफ कार्गो इन कॉन्वॉयज अंडर कस्टम एस्कॉर्ट, बंदों की निगरानी में फ्रॉम द पोर्ट ऑफ अराइवल टिल द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन के। अब आप मुझे बताइए क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? कराची से कंटेनर निकला हुआ आप उसको अफगान बॉर्डर तक पहुंचाएं एस्कॉर्ट के अंदर और कॉन्वॉयज, और उससे पे जो टाइम अलग जाया होता है, और इनके पास वसाइल ही नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा जी कि हम सिलेक्टेड स्कैनिंग कर रहे हैं इनकी या करेंगे, और चौथा उन्होंने कहा हमने सेंट्रलाइज कस्टम कंट्रोल रूम बना दिया है। बहरहाल ये कहानी नाज़रीन हमने पूरी आपके सामने रख दी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है, और बिजनेस काउंसिल ने अपना जब ये हमारी खबर छपी उन्होंने कहा जी हमें तशवीश है जो एफबीआर करके आ रहा है कि आप सैटेलाइट ट्रैकिंग से आप ह्यूमन ट्रैकिंग के ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने कुछ सवालात भी रेज किया और उन्होंने खत लिखा है चेयरमैन एफबीआर को, सीसी उन्होंने किया हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर को। उसमें जो आखिरी एक उनका जुमला है वो पढ़े तो ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है जो पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है बिजनेस कम्युनिटी की, मैन्युफैक्चरर्स की, क्योंकि जब स्मगलिंग बढ़ती है तो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग मुतासर होती है। उनका एक बहुत सारी और जो चीजें उन्होंने लिखी, इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इन अदर वर्ड्स, ये पीबीएस का कंक्लूडिंग जुमला है पीबीसी का, इन अदर वर्ड्स हाउ विल द पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी अप्रोच ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द एफबीआर अप्लाई टू ट्रैक ट्रांजिट कंटेनर। ये एक सवाल छोड़ दिया उन्होंने हुकूमत के लिए, इसका वो जवाब देगी। हम यहीं पे इसको फिलहाल कंक्लूड करते हैं, इसको हम फॉलो भी करते रहेंगे इस स्टोरी को। हकाइक हमने आपके सामने रख दिए हैं, फैसला आपने खुद करना है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की, और आखिरकार पीआईए के जहाज ने उड़ान भर ली है यूरोप के लिए, ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान के लिए और पीआईए के लिए बिलाखिर एक अच्छी खबर, और ख़बर यह है कि 4.5 साल तवील इंतज़ार के बाद बराह रास्त आगाज़ हुआ है यूरोप और पाकिस्तान के दरमियान फ़्लाइट्स का। और आज जो पहली परवाज़ है इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना हुई, और फुली बुक्ड फ़्लाइट थी अकॉर्डिंग टू पीआईए। 330 मुसाफिर थे, 14 क्रू मेंबर थे, और 2020 के बाद ये पहली किसी भी यूरोपियन कैपिटल में पीआईए की पहली बराह रास्त परवाज़ है, क्योंकि 2020 में आपको पता है कि अनफॉर्चुनेट कराची में एक तैयारे का हादसा हुआ था। उस वक्त के जो एविएशन के वजीर थे उन्होंने कहा कि तहकीकात से ये पता चला है कि एटलीस्ट 1/3 जो पीआईए के पायलट्स हैं उन्होंने जो पायलट्स के लिए एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उसमें चीटिंग की है। और उसके बाद फिर ये भी तहकीकात सामने आई कि जो हादसा हुआ था वो पायलट की गलती की वजह से हुआ था, जिसके बाद जो यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी है उन्होंने पाकिस्तान की पीआईए के ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन शहबाज कुछ अर्सा पहले वो पाबंदी हटा दी गई है, और एटलीस्ट ऑन दैट फ्रंट जो है इट इज़ अ पॉजिटिव। बट जो पीआईए के अपने फिगर्स हैं कि सालाना इस बैन की वजह से पाकिस्तान को जो यूरोपियन रूट्स पर लगा $150 मिलियन का नुकसान हुआ। बट हैविंग सेड दैट, ये अच्छी खबर ज़रूर है, बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि माजी की जो सबसे प्रॉफिटेबल एक एयरलाइन होती थी वो इस एक रूट की वजह से चीज़ें को तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अभी भी गवर्नमेंट का वही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया कि इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है हर सूरत में हमें करनी है। कामरान, वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। और गुलाम सरवर खान साहब जहाँ भी आजकल, वो उनसे पूछा जाए कि आखिर आपको ये क्या जरूरत पेश आई थी ये बयान देने की जिसे आपने सत्यानाश कर दिया, ऐसी एयरलाइन का जो पहले अपना सत्यानाश खुद कर रही थी। हैविंग सेड दैट, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से ये मामला नहीं हुआ था, इसके और बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज थे। और फिर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से नई कानून साजी करवाई। उन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी को और पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया, और एक नई अथॉरिटी पाकिस्तान में बनाई गई, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। तो उस अथॉरिटी का क्या अमल में आया, उसके ऑपरेशंस हुए, तो वो भी अभी बहुत इन्फेंसी स्टेज के ऊपर अथॉरिटी है। बट ये कहानी सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल जिस तरह का बाकी निज़ाम था वो यहाँ पे भी वैसा ही निज़ाम था। तो जो सेफ्टी के उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं यूरोप के, वो तो आपको पता है बहुत ज़्यादा है। अब ये जो डेवलपमेंट है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा पीआईए की निजकारी के ऊपर। दो चीज़ें अहम हुई हैं पीआईए की निजकारी के हवाले से। एक तो ये कि यूरोप की फ्लाइट्स ओपन होगी, इसका मतलब पूरा यूरोप आपके लिए ओपन हो गया है। अब आपके पास जो जहाज़ की अवेलेबिलिटी एक इशू होगा,
ह्यूमन रिसोर्स तो है पर जहाज नहीं है वहां पर उड़ाने के लिए, किधर से डाइवर्ट करते बट हैं। खरीदार के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव भी है, क्योंकि अगर $150 मिलियन एनुअल अगर रेवेन्यू आ रहा था यूरोप तो आपका लॉस कम हो गया ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा ना। ठीक है, आप रेवेन्यू है पर उस पर प्रॉफिट कितना वो हमें नहीं पता, ये तो टोटल रेवेन्यू का जो भी नंबर आता है। दूसरा जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो हमने खबर भी की थी अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, कल ऑफिशियली जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सेक्रेटरी हैं उस्मान बाजवा, उन्होंने कंफर्म किया है कि आईएमएफ इस बात पे एग्री हो गया है कि जो 18% जीएसटी लगा हुआ है इस वक्त, जब कोई नया एयरक्राफ्ट लिया जाता है, लीज पे भी जहाज लिया जाता है, उसके ऊपर एडवांस जीएसटी 18% देना पड़ता है। उन्होंने कहा जी आईएमएफ मान गया कि आप ये ख़त्म कर दें टू द एक्सटेंट ऑफ पीआईए, और दूसरा उनका आईएमएफ इस चीज़ की भी इजाज़त दे दी है कि हुकूमत पाकिस्तान मज़ीद जो लाइबिलिटीज़ हैं जो पीआईए की बैलेंस शीट के ऊपर हैं, जिसकी वजह से आज भी उसकी जो इक्विटी है नेगेटिव है, मतलब ये कि उसके असास से कम है और उसके जो वाजबात हैं उसके ज़िम्मे वो ज़्यादा हैं, तो उनका जी आप उसको ज़ीरो कर सकते हैं। को 45 अरब रुपए की मज़ीद जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पाक होंगी, जो एक पीआईए होल्डिंग कंपनी बनाई हुई है। ये तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन कामरान, जिस तरीके से अभी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, जिस तरीके से ये इनकॉम्पिटेंसी और जो निज़ाम चल रहा है, कल सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन में एक मीटिंग हुई इसकी नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की, जिसकी सरबराही करते हैं फारूक सत्तार साहब जो एमकेएम के लीडर हैं। वहाँ पे सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट दी कि हुकूमत ने फैसला किया है कि जो अर्नेस्ट एंड यंग है, ये फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है, ये इसी को दोबारा इंगेज किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने दो फैसले किए हैं। एक तो ये कि इसकी पीआई को प्राइवेटाइज करना ही करना है, दूसरा ये कि इसका फिर कंपैरेटिव प्रोसेस उसी तरीके से बिडिंग होंगी तो एक नया एक इश्तहार दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा जी कि यही जो फाइनेंशियल एडवाइजर है इसी को रिटेन करने का फैसला किया। अब पिछले महीने नवंबर में, बराबर 2 महीने पहले नवंबर में, जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, वो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है जिसको तलाल चौधरी साहब चेयर करते हैं, वहाँ पे आए। उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी है फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म जो है अर्नेस्ट एंड यंग, उन्होंने कहा जी इनकी कारकर्दगी बहुत ख़राब थी, इनकी बिलो एक्सपेक्टेशन इनकी जो है वो इनकी परफॉर्मेंस रही है, तो इसकी वजह से जो पीआई की वन ऑफ द फैक्टर और भी फैक्टर्स उनके, इसकी वजह से भी जो पीआई की जो पिछली बोली है वो कामयाब नहीं हो सकी। और वजीर साहब फरमा रहे हैं कि कंपनी की जो कारकर्दगी थी वो बिलो एक्सपेक्टेशन थी। सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अर्नेस्ट एंड यंग को ही एंगेज किया जाएगा। ऑल्दो उन्होंने ये भी साथ कहा, जो उनका दावा था, कि मजीद कोई एडिशनल कॉस्ट हम पे नहीं करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म को। और उस पर जो एमएनए है सहर कामरान साहिबा, उन्होंने कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई आप पे करेंगे या नहीं करेंगे। बट बॉटम लाइन ये है कि किसकी बात मानी जाए, मिनिस्टर की जो ये कह रहे हैं तो कंपनी ने हमारा नुकसान किया, इसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, या सेक्रेटरी की जो हुकूमत की पोजीशन बयान कर रहे, सेक्रेटरी अपनी पोजीशन तो नहीं दे रहा, बट वो हुकूमत की पोजीशन बयान कर रहे थे कि जी नहीं अब हम दोबारा इसी से काम लेंगे। तो जब इस किस्म की जो फैसला साजी होती है, अब दो बड़े पॉजिटिव्स भी आए, अगर अल्लाह ने करे कल फिर ये निजकारी नाकाम हो जाती है तो फिर किसको ब्लेम करेंगे? मिनिस्टर तो ये कह के निकल जाएंगे, मैंने तो पहले बता दिया था। ये किसका फैसले कर कौन रहा है? निजकारी के यहाँ पे जो सवाल ये पैदा हो रहा है कि निजकारी के फैसले कर कौन रहा है? अगर ये स्टेटमेंट सेक्रेटरी की ये ठीक है कि हम उनको री एंगेज कर रहे हैं, जो कि लग रहा कर रहे हैं, तो फिर मिनिस्टर ने किस बेस पे कह दिया? और अगर मिनिस्टर ने अपने व्यू चेंज किया, उसकी क्या वजह, इसका किसी को कुछ नहीं बताया गया। चलिए, बहरहाल जो अच्छी खबर एक लिहाज से आई थिंक बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए और ऐसे होनी चाहिए कि जो पीआईए है वो अपनी जो माजी की ग्लोरी है उसको रिस्टोर भी करे, और जो पाकिस्तानी लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और लाखों की तादाद में जो बैरूने मुल्क रहते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी ये फैसिलिटी है। अदरवाइज आपको पता है कि आपको एक तीसरे मुल्क से होके जाना पड़ता है, ज़्यादा आपको किराया भी देना पड़ता है, टाइम भी आपका ज़ाया होता है, और अगर इस तरह से बराह रास्त फ्लाइट शुरू होंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज रहते हैं उनको भी होगा। बहरहाल देखते हैं कि अब इस अच्छी खबर का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में अब खित्ते में क्या नई रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, नई सफबंदियां हो रही हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है
और दूसरी तरफ अफगान तालिबान की हुकूमत और भारत के दरमियान अब ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इस हफ्ते बुध के रोज़ एक अहम डेवलपमेंट हुई जब दुबई में अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री इनके दरमियान मुलाकात हुई। ये जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, किसी भी अफगान ऑफिशियल की या अफगान वज़ीर ख़ारजा की भारत के किसी सीनियर एहलकार से पहली ये पब्लिक मुलाकात है। और इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि माजी में भारत अफगान तालिबान को अपनी एक पाकिस्तान की प्रॉक्सी समझता था। जब अमरीकी यहाँ पर मौजूद थे अफगानिस्तान में, भारत के जो एसेट्स थे अफगानिस्तान में जिन पर हमले हुए, उनके कई जो डिप्लोमेट्स हैं, एक आध जो मिलिट्री अताशी हैं, वो भी उन हमलों में मारे गए। तो उसका इल्ज़ाम भारत अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के ऊपर देता था। और 1999 में हमें भूलना नहीं चाहिए जब कंधार में जो भारत का जो तैयारा था मुसाफिर, उसको हाईजैक किया गया और उसके बदले कई जो हार्ड कोर जो मिलिटेंट्स थे उनको रिहा करवाया गया। तो ये एक पस मंज़र था और इस पस मंज़र में शहबाज अब ये जो मुलाकात हुई है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ज़ाहिर ये मुलाकातें होती हैं, मैसेजिंग भी होती है। जो अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन भारत को अपना अहम खित्ते में एक अहम इकोनॉमिक पार्टनर करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है ये रिफ्लेक्ट करती है कि एक तवाज़ुन फॉरेन पॉलिसी जो खित्ते के तमाम ममालिक के साथ वो एक अच्छे जो ताल्लुकात चाहते हैं। अगस्त 2021 में जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि 3.5 साल के बाद अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत की अहमियत का जिक्र कर रहे होंगे। कामरान, ये वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के रीजनल और इकोनॉमिक जो पार्टनर है खत्ते में अफगानिस्तान का वो भारत है। इससे दो सवाल यहाँ पे रेज होते हैं। नंबर वन, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था, स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, उसका क्या बना? और लेट्स से अगर वो तो गई वो स्ट्रेटेजी, तो फिर इज इट, आई डोंट नो कि अभी स्टेज के ऊपर इतनी बड़ी बात करनी चाहिए नहीं कि क्या फिर पाकिस्तान एक सैंडविच बनने जा रहा है बिटवीन टू मतलब एडवर्स फोर्सेस, एक साइड पे इंडिया, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान और बीच में पाकिस्तान। तो एक बड़ी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग सूरत है। आई होप के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसका नोट ले रहे होंगे। बट बॉटम लाइन वही है कि आखिर हम यहाँ पहुँचे क्यों, और क्या आज भी हमने कुछ सबक सीखा है? एक चीज़ बड़ी क्लियर है डिप्लोमेसी में कि जब तक आपके इकोनॉमिक मसल्स नहीं होते, आपके ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ उस तरीके से बराबरी वाले नहीं होते। यहाँ पे तो आपके सामने एग्जांपल अफगानिस्तान के ऐसा मुल्क जो 1979 से जंग की हालत में है, जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे तबाह हुई है, 2 ग्लोबल सुपर पावर्स ने वहाँ पे जो बम्बार्डमेंट की है, वो मुल्क आज उस तरीके से पाकिस्तान को डील नहीं कर रहा जिस तरीके से पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको बराबरी का कहीं से दर्जा मिले। और ख़ास तौर पर अब जो उनकी ये जो बातचीत हुई है, जिसके अंदर अभी आप फर्दर डिटेल्स भी देंगे कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, भारत की तरफ से मदद की जाएगी, हेल्थ सेक्टर में वो कॉपरेट करेंगे। तो ओवरऑल अगर ये सारी आप देखते हैं और इसका जो तनाजुर है, इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखें, जो पाकिस्तान का इसके हवाले से तो कोई सरकारी या अदरवाइज मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन माजी में जब इस तरह की इंगेजमेंट हुई भारत और अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान, तो पाकिस्तान ने कहा कि पब्लिकली हम ये कहते हैं कि ये 2 सॉवरन कंट्रीज़ का और जो बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर आप कमेंट नहीं करते। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान का ये कंसिडर्ड व्यू रहा है और भारत का भी ये है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात की गई है कि अगर ये जो पार्टनरशिप है या जो ताल्लुकात हैं, अगर वो पाकिस्तान को हर्ट करेंगे तो फिर पाकिस्तान एक साइलेंट स्पेक्टेटर तो नहीं होगा। अभी भी पाकिस्तान का ख्याल है कि जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, TTP हो या बलोच जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उसको कहीं ना कहीं वो भारत फंड कर रहा है। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान इस डेवलपमेंट को बिल्कुल लाइटली तो नहीं लेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई थिंक व्हाट आर द चॉइसेस फॉर अस देन नाउ? चॉइसेस देखिए ना, अगर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और वो उन्होंने एक ये मीटिंग भी उन्होंने की है और कुछ अहम इंतहाई अहम मीटिंग, मामूली मीटिंग नहीं है ये, अगर दोनों ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, ज्वाइंट वो कोई स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, व्हाट ऑप्शन पाकिस्तान डू है? देखिए, एक तो पहले तो अफगानिस्तान ये दो के भारत दावा करता है कि हम भी उनके नेबर्स हैं, उनके बॉर्डर्स हालांकि को मिलते नहीं हैं, बट वो कहते हैं क्योंकि GB हमारा है तो इसलिए हमारा जो है ना अफगानिस्तान के साथ उस तरह से बॉर्डर मिलता है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का आपको पता है 2600 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, तो इतना आसान नहीं है अफगानिस्तान के लिए कि जी वो कम्प्लीटली भारत के उसमें कैंप में चले जाएं और कम्प्लीटली इस तरह से काम करें, क्योंकि जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई थिंक जो तालिबान हैं वो इस वक्त स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एज ए लेवरेज के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि अच्छा
ये मैसेज उसके अंदर ये है पाकिस्तान के लिए कि आप हमें ये कहते हैं या आप हमारे ऊपर जो इस तरह से दबाव डाल रहे हैं, हमारी ट्रेड के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अगर लगा रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम तो भारत जिसको आप अपना अजली दुश्मन समझते हैं उसके साथ हाथ मिला लेंगे। और इसमें भी अगर आप देखें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। एक तो उन्होंने जिक्र किया है चाबहार पोर्ट का, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुतबादिल ढूंढने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात ख़राब हैं। चाबहार पोर्ट को आपको पता है कि भारत की एक स्टेट रन कंपनी ऑपरेट करती है। कुछ माह पहले ही ईरान के साथ उनका 10 साला मुआहदा हुआ है और वो ऑफर कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के बजाय कराची की पोर्ट या गवादर पोर्ट है उसके बजाय आप चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करें। एक इसका ये फैक्टर है। दूसरा जो भारत है वो हमेशा उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो उन्होंने जारी रखी। वो कहते हैं कि 50,000 मैट्रिक टन गंदम, अद्वियात, पोलियो और कोविड की वैक्सीन वगैरह भेजी, लेकिन कई जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जिन पर वो काम कर रहे थे, एक आध डैम है उसको वो फंड कर रहे थे, बाकी कोई मंसूबे हैं उस पर उन्होंने काम रोक दिया था। लेकिन इसमें जो दुबई बात हुई है उसमें पहली मरतबा ये इशारा दिया है भारत ने कि वो उन मंसूबों को रिज्यूम कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के अलावा अब वहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं भारत उनको सपोर्ट कर सकता है। तो इसकी नेचुरली इम्प्लीकेशंस होंगी। पाकिस्तान के लिए क्या चॉइसेस हैं? ज़ाहिर है कि यही डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान को डिप्लोमेसी के ज़रिए किसी तरीके से इन तमाम चीज़ों को कि भले भारत और अफगानिस्तान के एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप हैं वो करें अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव, लेकिन हमने अपने मफादात को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है इस पर बात करने की ज़रूरत है। एंड एट द एंड आई थिंक सबक की बात की थी शहबाज ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अफगान तालिबान के ऊपर इसलिए इन्वेस्ट किया था कि एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो प्रो पाकिस्तान होगी, फ्रेंडली टू पाकिस्तान होगी और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगी। हमने ये करके भी देख लिया, फ़ायदा हमें नहीं हुआ। तो आई थिंक एक लेसन ये है कि लेट्स ट्रीट अफगानिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्री, और जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे आती है उसके साथ जो म्यूचुअल हमारे इंटरेस्ट हैं उसके साथ काम करने की कोशिश करें और उनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश ना करें। आई थिंक दैट आई बिलीव इज़ द वे फॉरवर्ड। जहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के मुस्तकबिल के हवाले से। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ चंद रोज़ के बाद अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो अमेरिका के सफ़ीर थे डोनाल्ड ब्लूम, वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद कल पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे। और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें तो ट्रंप जब आएंगे तो बहुत से सवालात हैं कि किस तरह के रिलेशनशिप होंगे, बहुत सी अनसर्टनिटीज़ हैं। लेकिन डोनाल्ड ब्लूम ने आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एक्सप्रेस अखबार में जाते हुए एक तफसीली आर्टिकल छापा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से मुस्तकबिल बड़ा रोशन बताया है और अपना एक पर्सपेक्टिव भी दिया है कि जब मई 2022 में वो पाकिस्तान आए थे बतौर अमेरिका के सफ़ीर, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात को रीडिफाइन और रीसेट करने की कोशिश की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक फ्रेमवर्क की उन्होंने बात की है कि अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अफगानिस्तान या भारत के लेंस से नहीं देखता, बल्कि इंडिपेंडेंटली अगर जो दोनों मुल्कों के मफादात हैं उसके मुताबिक देखता है। और फिर शहबाज, ये जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है उसमें मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं मैसेज पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए भी है। उसमें जिक्र भी किया कई ऐसे मंसूबों का, मसलन उन्होंने कहा कि सिंस 2005 अमेरिका ने $2 अरब के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, रोड्स और ब्रिजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, उसके लिए काम किया। और उन्होंने एम्फेसाइज किया एक पॉइंट का कि ये तमाम ग्रांट्स थी, ये कर्जे नहीं थे जो पाकिस्तान को वापस करने हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो इशारतन जिक्र कर रहे हैं कि हम जो आपकी मदद करते हैं वो कर्जे नहीं होते, बल्कि आपको हम वो ग्रांट्स देते हैं। फिर उन्होंने हवाला भी दिया कि जो पाकिस्तान इंडिविजुअली अगर आप बात करें, अमेरिका जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। पहले 10 माह के उन्होंने फिगर बताए हैं कि $6 अरब तक जो बरामदात है पाकिस्तान की पहुंच गई हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं, और उन्होंने जिक्र किया कि गुज़िश्ता चंद अरसे में कोई 2024 की वो बात कर रहे हैं कि 1,20,000 जो जॉब्स हैं वो क्रिएट की हैं, जो जॉब्स यहाँ पे चल रही हैं, जो इन्वेस्ट की बात करें जो। तो इंटरेस्टिंगली जहाँ एक तरफ यहाँ पर बहुत से लोग नर्वस भी हैं कि जी पता नहीं क्या होगा, ट्रंप आएंगे, बट जो डोनाल्ड ब्लूम है उन्होंने तो बड़ी एक रोजी पिक्चर प्रेजेंट की है। इनफैक्ट उन्होंने आखिर में यही कहा है कि ये वक्त नहीं है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान चैलेंजेस हैं
उसके बजाय अगर हम फोकस करें कि कहां पर दोनों मुल्क जो है वो कोऑपरेट कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक पॉजिटिव पिक्चर प्रेजेंट किए, विच आई बिलीव बहुत से लोग शायद उससे एग्री ना करें। देखिए, मैं थोड़ा सा रियलिटी चेक मैं दे देता हूँ। सब्जेक्ट आपका है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रीव्यू होने का मौका मिलता है जब हम भी अपनी फील्ड में जाते हैं, ऑल्दो प्राइमरीली तो आप बेहतर जानते हैं मेरे से। वो पब्लिकली जो वो कह सकते थे उन्होंने कह दिया, लेकिन एक जो अब फैक्ट्स की अगर बात करें, डोनाल्ड ब्लूम के टाइम के ऊपर जो यूएस प्रेसिडेंट थे उनकी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई टेलीफोनिक बात नहीं हुई। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो बिहाइंड क्लोज डोर्स जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स बात करते हैं कि अभी भी अमेरिका जो है पाकिस्तान को भारत और चीन के लेंस से देखता है। पब्लिक स्टेटमेंट यही है जो उन्होंने दी है, अंदर खाने पाकिस्तान को वो नहीं ट्रीट कर रहे पाकिस्तान की, बल्कि डिमांड। लेकिन भारत के साथ एक उन्होंने काम किया कि पहले आपको पता है जो पॉलिसी थी ना अमेरिका की, वो भारत और पाकिस्तान को इकट्ठा देखते थे, अब उन्होंने डी-हाइफनेट कर दी है, जिसका में नुकसान है। हाँ, हम तो यही चाहते थे कि, और उसकी वजह यह है कि अब भारत खुद भी नहीं चाहता, वो एलर्जिक है इस चीज से कि आप हमें जब जिक्र करें साउथ एशिया पॉलिसी का, तो हमें पाकिस्तान के साथ नथी करें। लेकिन चाइना के लेंस से जरूर देखता है, भारत के लेंस से भी इस तरह से देखता है कि वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में थे, भारत को अमेरिका प्रेफरेंस देता है, पाकिस्तान को नहीं देता। इसी तरीके से आपको पता है व्हाइट हाउस में पाकिस्तान को कोई मुलाकात नहीं मिलती, इनका एट बेस्ट एक्सेस जो इनकी स्टेट डिपार्टमेंट की हद तक है। ये बात ठीक है उनकी कि जो $2 अरब उन्होंने दिया ग्रांट है, ये कैरी लूगर बिल के तहत आया था। कैरी लूगर बिल में कामरान हमें $7.5 अरब मिलना था 5 साल में, जो नहीं मिला। ताल्लुकात हमारे उस तरीके से खराब हो गए। बॉटम लाइन ये है, इन द वर्ड्स ऑफ समवन हु मैटर्स इन द सिस्टम और पाकिस्तान यूएस रिलेशन में, कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं और जिसमें एम्बेसडर का बड़ा अहम रोल होता है एज अ ब्रिज, उन्होंने कहा ना ये बेस्ट है ना ये वर्स्ट है, बट दिस इज एट वन ऑफ द लोएस्ट लेवल्स। और अब जब ट्रंप आ रहे हैं तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि दुनिया को हिला के रखा हुआ। आए रोज जो उनके बयानात आते हैं कनाडा के हवाले से हों, इमिग्रेशन के हवाले से हों, ग्रीनलैंड, तो बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो इसलिए ताल्लुकात की नौयत क्या होती है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का टेन्योर है वो कम से कम बोरिंग नहीं होगा। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।